नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 की बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आज के इस वीडियो में हम अगला चैप्टर ले रहे हैं सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव किस किस तरह से तो हमारे मित्र के रूप में काम करते हैं, अर्थात हमें लाभ पहुंचाते हैं, और किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु का कार्य करते हैं, अर्थात हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ये पढ़ने मित्र और शत्रु की बात करने से पहले हम सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, सामान्य जानकारी लेते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं। देखिए, प्रकृति में हम बहुत सारे जीव देखते हैं, प्रकृति में हमें बहुत सारे जीव दिखाई देते हैं, बहुत सारे सजीव हैं। सजीवों में पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं। सजीव जगत में एक अदृश्य सूक्ष्म जीव से लेकर जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात हम बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवों को नहीं देख सकते, अर्थात ऐसे सूक्ष्म जीव जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, से लेकर विशालकाय व्हेल मछली जैसे जीव भी पाए जाते हैं सजीव जगत में। तो इस सजीव जगत में ऐसे जो बहुत छोटे सूक्ष्म जीव, जिनको हम अपनी सामान्य आंखों से आसानी से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं। तो सूक्ष्म जीव की हम बात करें, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो वे सजीव जिन्हें हम आसानी से वे सजीव जिन्हें हम आसानी से अपनी नर से सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव वे सजीव जिन्हें हम आसानी से हमारी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, अर्थात विशेष सूक्ष्मदर्शी द्वारा उन्हें हम देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी जीव की श्रेणी में आते हैं। अर्थात उन्हें हम आसानी से नजर नहीं कर सकते, वे आसानी से हमें दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जो बरसात के दिनों में रोटी, डबल रोटी, खमीर या अपनी
रोटी के ऊपर, सूखी रोटियों के ऊपर आपने सफेद सफेद धब्बे दिखाई देखे होंगे, जिनमें नमी, वहाँ नमी में यदि ये रहते हैं, नमी युक्त स्थान पर यदि इनको रख दिया जाए तो इनमें सफेद सफेद छोटे छोटे धब्बे नजर आते हैं। ये धब्बे क्या हैं? ये बेटा सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। जब इनका हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करते हैं तो ये हमें सजीव सूक्ष्म जीव नजर आते हैं। ये सजीव सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। तो सूक्ष्म जीव हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। अब देखिए, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को सामान्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है बेटा जीवाणु। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ और नंबर 4 शैवाल। ये 4 सामान्यतः 4 भागों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 सूक्ष्म जीव हैं। इनके अलावा एक विषाणु, जिसको हम वायरस कहते हैं, भी एक सूक्ष्म जीव होता है। वायरस भी एक सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन ये वायरस जो सूक्ष्म जीव है, ये बाह्य रूप से निष्क्रिय होता है। इसकी जो वृद्धि होती है, इसका जो गुणन होता है, वो परपोषी के अंदर होता है। अर्थात विषाणु परपोषी होता है। कैसा होता है? परपोषी होता है। परपोषी का मतलब होता है दूसरों से पोषण प्राप्त करने वाले। अर्थात जो ये विषाणु होते हैं, ये परपोषी के बाहर निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जब परपोषी में ये प्रवेश करते हैं, किसी सजीव के शरीर में ये जब प्रवेश करते हैं, तो ये सक्रिय होकर गुणन करते हैं। अर्थात इनका जो गुणन होता है, इनकी जो वृद्धि होती है, वो परपोषी के शरीर के अंदर होती है। परपोषी के बाहर अर्थात वातावरण में निष्क्रिय होते हैं। इनकी वृद्धि वातावरण में नहीं होती है। विषाणुओं की जो वृद्धि होती है, ये परपोषी में ही होती है। परपोषी के अंदर ही ये वृद्धि करते हैं। विषाणु जो होते हैं, विषाणु की जो वृद्धि होती है, वो परपोषी के अंदर होती है। परपोषी में प्रवेश करने के पश्चात ही विषाणु वृद्धि करते हैं। बात आती है परपोषी किसे कहते हैं? पर माने दूसरा, पोषी माने पोषण लेने वाला, अर्थात दूसरों से पोषण लेने वाले।
एक तरह से क्या कहलाएंगे, परपोषी। अर्थात जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण दूसरों से प्राप्त करते हैं। एक तरह से उनको परजीवी भी कह सकते हैं। हम क्या कहते हैं, परजीवी, अर्थात दूसरे जीवों पर निवास करने वाले, और परपोषी अर्थात दूसरों का पोषण करने वाले। अर्थात जो परजीवी होते हैं वो परपोषी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। परपोषी जीव कहलाता है जो दूसरे जीव को भोजन, जो पोषण प्रदान करता है। तो इस तरह से जो वायरस होता है, उस वायरस की जो वृद्धि होती है वो परपोषी के अंदर होती है। वायरस की वृद्धि परपोषी शरीर के बाहर नहीं होती। परपोषी शरीर के बाहर वृद्धि नहीं होती है। परपोषी अर्थात परजीवी, जो वायरस विषाणु की हम बात कर रहे हैं, विषाणु की जो बात कर रहे थे कि विषाणु जो वृद्धि करता है वो परपोषी के शरीर के अंदर करता है। कहां करता है, परपोषी के शरीर के अंदर करता है। अर्थात विषाणु क्या हुआ, एक तरह से परजीवी हुआ। क्या हुआ, एक परजीवी हुआ। देखिए, विषाणु द्वारा कुछ रोग भी फैलाए जाते हैं। विषाणु द्वारा कुछ रोग भी फैलाए जाते हैं, जिनमें आपने देखा होगा जो परपोषी द्वारा जो रोग फैलाए जाते हैं उनमें अधिकांश जुखाम, खांसी, अर्थात विषाणु जनित जो रोगों में आते हैं वो जुखाम, खांसी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं जिसको, विभिन्न प्रकार के फ्लू जो हैं, पोलियो, खसरा आदि रोग विषाणु द्वारा फैलाए जाते हैं। आदि जो रोग हैं वो किसके द्वारा फैलाए जाते हैं, विषाणु द्वारा फैलाए जाते हैं। विषाणु के रोगों, आपसे प्रश्न पूछा जाए कुछ विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए, तो विषाणु जनित रोगों में खांसी, जुखाम, फ्लू, पोलियो, खसरा आदि रोग आते हैं। विषाणु जनित रोगों की यदि बात की जाए तो विषाणु जनित रोगों में जुखाम, खांसी, फ्लू, पोलियो, खसरा आदि रोग विषाणु जनित रोग होते हैं। अर्थात इनकी जो उत्पत्ति होती है, इनका जो रोग कारक है वो विषाणु या वायरस होता है। ठीक, अब देखिए, सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं जीवाणु। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं, ये जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। कुछ लाभदायक जीवाणु जैसे राइजोबियम जीवाणु, आगे बात करेंगे हम, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि कुछ जीवाणु जो लाभदायक हैं, जैसे राइजोबियम जीवाणु जो कि मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है और भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दूध को दही में बदलता है। तो कुछ जीवाणु जो लाभदायक भी होते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु रोग कारक भी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। कुछ जीवाणु पौधों में भी रोग फैलाते हैं, कुछ मानव में भी रोग फैलाते हैं, कुछ जीवों में भी रोग फैलाते हैं। तो जीवाणु हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी हैं, हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी हैं। जैसे हम बात करें टाइफाइड, जीवाणु जनित रोगों की बात की जाए तो टाइफाइड जो रोग है, ये टाइफाइड रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है, जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा फैलाया जाता है, जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है। क्षय रोग, क्षय रोग का रोग कारक भी जीवाणु ही होता। तो इस तरह से कुछ जीवाणु जो मैंने अभी आपको बताया था कि लाभदायक भी होते हैं, जैसे राइजोबियम जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु,
जबकि कुछ हानिकारक भी होते हैं, जो रोग फैलाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग पौधों में भी फैलाते हैं और जीव जंतुओं में फैलाते हैं, जैसे टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु जनित रोग। ऐसे ही देखिए कवक की बात की जाए, कवक जो होते हैं ये क्षयकारी वस्तुओं पर इनकी उत्पत्ति होती है। बरसात के दिनों में आपने बहुत सारे कवकों को विभिन्न प्रकार की लकड़ियों पर, गंदे स्थानों पर, कूड़े करकट में उगते हुए देखा होगा। तो इनकी जो उत्पत्ति होती है, कवकों की उत्पत्ति क्षयकारी वस्तुओं पर होती है, अर्थात जहां नमी हो, नमी युक्त स्थान पर गंदगी यदि हो जाती है तो उस स्थान पर कवक की उत्पत्ति होती है। कवकों द्वारा भी बहुत सारे रोग फैलाए जाते हैं और कुछ कवक हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। अगला जो सूक्ष्म जीव है वो बेटा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। ये एक तरह से इनके प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं, इनमें से अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। और प्रोटोजोआ द्वारा भी कुछ रोग फैलाए जाते हैं, जिनमें आता है अतिसार, मलेरिया आदि। अतिसार, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलाए जाते हैं। अतिसार, मलेरिया द्वारा अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। प्रोटोजोआ के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे अमीबा, युगलिना। ये प्रोटोजोआ संघ के कुछ जंतु हैं। पैरामीशियम। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हमारी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अगला सूक्ष्म जीव बात करते हैं शैवाल। शैवाल जो होते हैं बेटा ये समुद्री जंतु होते हैं, अर्थात जलीय हैं। समुद्रों शैवाल की जो उत्पत्ति होती है वो अधिकांश रूप से जल में होती है, चाहे वो समुद्री जल हो, चाहे तालाब का जल हो, नदी का जल हो। और अधिकांश जो उत्पत्ति होती है इसकी रुके हुए जल में होती है। क्या होती है? रुके हुए जल में शैवाल की उत्पत्ति होती है। शैवाल भी बहुत सारे रोग फैलाते हैं। शैवाल भी बहुत सारे रोग फैलाते हैं। शैवाल की एक विशेषता और है, शैवाल कवकों के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। शैवाल कवकों के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। कवक और शैवाल के सहजीवन को हम लाइकेन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? लाइकेन नाम देते हैं। ये दोनों सूक्ष्म जीव, शैवाल और कवक, दोनों सूक्ष्म जीव एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। शैवाल में पर्णरहित पाया जाता है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, लेकिन कवकों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो भोजन के लिए आवश्यक हैं। जबकि शैवाल पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाते, तो कवक जो होता है ये भोजन बनाने के लिए शैवाल को पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि शैवाल पर्णरहित की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से कवक और शैवाल एक दूसरे पर सहजीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपने जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब सूक्ष्म जीव किस तरह से हमारे मित्र हैं और किस तरह से हमारे शत्रु हैं, इसके बारे में हम
मित्रता और शत्रुता, अर्थात सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमें लाभ पहुंचाते हैं, उन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। किस तरह से वो हमें हानि पहुंचाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।